बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात देश को तोड़ने वालों को मोहन भागवत की दो टूक से। आरएसएस के प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक बार फिर विभाजन की बहस को आगे बढ़ा दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि विभाजन के दर्द को भुलाया नहीं जा सकता है और इससे किसी को खुशी नहीं मिली। मोहन भागवत के मुताबिक विभाजन एक योजनाबद्ध षड्यंत्र था, लेकिन जो खंडित हुआ उसे अखंड बनाना होगा और विभाजन खत्म करने से ही इसका दर्द दूर होगा। और 15 अगस्त 1947 की खंडित स्वतंत्रता के बाद भी ये संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत में नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। और टुकड़े करना चाहने वाले कौन है, तो आप देख लीजिए कि ईश्वर मानने वाले भी है, ईश्वर को न मानने वाले भी है, लेकिन सब ये मानने वाले हैं कि हम ही सही है, बाकी सब गलत। दो पक्ष, वास्तव में एक ही पक्ष था, लेकिन उसके दो हो गए। एक पक्ष अपने आप को मुसलमान कहता था और बाकी लोगों को हिंदू कहता था। क्या हुआ? पाकिस्तान हुआ। सब मुसलमान तो गए, जो यहां रहे वो क्यों रहे? और एक बार हो गया ना, जिनको अलगाव चाहिए था वो उधर चले गए। जो यहां रहे उनको अलगाव नहीं चाहिए था, इसलिए यहां रहे। फिर भी ये बात क्यों होती है, दंगे क्यों होते हैं, आपस में रंजिश क्यों होती है? तो मुझे लगता है कि जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उन्होंने इसका विचार करना चाहिए भारत को। विभाजन कालीन भारत, कृष्णानंद सागर जी की इस किताब के विमोचन पर बोल रहे थे मोहन भागवत। उन्होंने कहा, अखंड स्वरूप में भारत माता को वो दिन देखना है। उनका कहना है कि जो आपकी पूजा की पद्धति जो भी हो, अगर आप मानते हैं कि आपके पूर्वज इस धरती के हैं, तो आप भारतीय हैं, आप हिंदू हैं। और हिंदू कहता है कि सब रहेंगे, साथ रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे। हमारी पहचान हिंदू है, उसको मानने में क्या आपत्ति है? उसके आगे उन्होंने कहा कि विभाजन एक योजनाबद्ध षड्यंत्र था। धमकी की भाषा को नरमाई से शांत करने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय ध्वज का रंग बदल दिया क्योंकि उनको बुरा लगेगा। उनकी मांग मानी क्योंकि उनको बुरा लगेगा। हिंदू ने कहा कि सब मिलकर रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? देश का विभाजन हुआ ताकि रक्त ना बहे, लाखों करोड़ों की संख्या में खून ना बहे, लोगों की हत्या ना हो, दंगे ना हो, लड़ाई ना हो। देश को बांट दिया गया, पर खून तो अब भी बह रहा है। 2021 का भारत अलग है, 1947 का भारत अलग है। आज जो इस देश को विभाजित करने की बात करते हैं, आज भी क्यों ये नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे? जो इसकी बात करते हैं वो ये ध्यान से सुन ले कि अब ये नहीं होगा। जो भारत को अब खंडित करना चाहेगा वो खुद खंडित हो जाएगा। और ये उनकी कामना है कि कभी तो आगे जाकर, उन्होंने कहा है कि भारत को अखंड देखें। जिन्होंने देश का विभाजन किया, जिन्होंने जिस तरह से भारत बटा, वो हटना चाहिए। जो ये कहते हैं कि हंस के पाकिस्तान लिया है, अब लड़के हिंदुस्तान लेंगे, उनको मोहन भागवत की चेतावनी है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर इसे करने नहीं दिया जाएगा, आपको ही खंडित करके खत्म कर दिया जाएगा। अनुराग भदौरिया आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। संगीत रागी भी जुड़ेंगे, गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी जुड़ेंगे, सलमान निजामी भी जुड़ेंगे। लेकिन मोहन भागवत का यह कहना
कि जो भारत की ओर आंख उठा के देखेगा, जो ये कहेगा कि अब भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको ये चेतावनी कि 2021 का भारत अलग है। अनुराग भदौरिया बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भारत बिल्कुल अलग है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि समाज के अंदर में नफरत की आग घोल के, समाज को जाति धर्म में बांट के, समाज के अंदर में द्वेष भावनाएं पैदा करके अगर हिंदुस्तान को वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सोच गलत है। ये हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान हमेशा साथ रहेगा। आप कितनी भी नफरत की आग फैला लो, कितना भी आप नफरत की बात कर लो यहाँ पे, क्योंकि आप विकास की तो राजनीति करते नहीं उत्तर इस देश के अंदर में। आप इस देश के अंदर में कभी भी किसानों के हित की बात तो करते नहीं हो। 700 किसानों की मौतें हो गई, आपको चिंता ही नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति को गृह राज्य मंत्री बना देते हैं जिसके बेटे पे रौंदने का आरोप है, किसानों को रौंदने का आरोप है। आप एक दलित बच्ची का अंतिम संस्कार आपकी सरकार में हो जाता है बिना माँ बाप के परमिशन के, पेट्रोल डाल के। ये भारत, ये आपको दिखाई नहीं पड़ता? हिंदुस्तान में ऐसा हो सकता है क्या कि पुलिस किसी को भी ठोक देगी जाके? गोरखपुर में एक व्यापारी को किस तरह से मारा है आपने? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर ये लगता है कि हम नफरत की बात करके, यहाँ पे डीजल पेट्रोल महंगाई की बात ना करके, बेरोजगारी की ना बात करके, हम समाज के अंदर में ये जो एक दूसरे को वर्ग एक बीच में जो बीच की नफरत फैला के अगर समाज को हम आपस में समाज को विभाजन करने की कोशिश करेंगे, तो उनकी सोच एकदम गलत है। हिंदुस्तान बदल चुका है, हिंदुस्तान पूरी तरह बदल चुका है। हिंदुस्तान में समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो पाकिस्तान दौड़ दौड़ के बिरयानी तो क्या वो ये मानने, तो आप इस बात से मोहन भागवत की इस बात से आप भी जुड़ते हैं, आप भी उसके साथ आप भी मानते हैं इस बात को कि जो ये कहता है कि ये हमारे पूर्वजों की धरती है वो हिंदू है, और अगर जिसने विभाजन की बात की, जो ये कहेगा कि मैं मेरे तरीके से काम करूंगा, तुम अपने तरीके से काम करो, तो वो विभाजनकारी है। पूजा की पद्धति चाहे जो भी हो, अगर आप मानते हैं कि पूर्वज इस धरती के हैं तो आप हिंदू हैं, ये पूरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, आप इस बात को मानते हैं अनुराग भदौरिया? मैं कह तो रहा हूं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो इसमें विभाजन की कोशिश करेगा, भारतीय जनता पार्टी करती है ना समाज के अंदर विभाजन की कोशिश, और कौन करता है हिंदुस्तान के अंदर में? 7.5 साल से जब से केंद्र कौन कोशिश करता है, कौन नहीं, ये विषय, ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप ये मानते हैं कि चाहे पूजा की पद्धति जो भी हो, चाहे पूजा की पद्धति जो भी हो, पूजा की पद्धति के चलते ही तो देश का विभाजन हुआ? अगर वो मानते कि पूर्वज यहीं के हैं और ये भारत हमारा है, ये माता हमारी है, ये हमारी मातृभूमि है, तो इस देश का विभाजन नहीं होता। तो आपके यही बात है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी से हमारे साथ है। अनुराग भदौरिया, आपने जो आरोप लगाया है कि मोहन भागवत का इशारा बीजेपी पर है, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर मैं आपकी तरफ फिर रुख करता हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बताइए। देखिए, मोहन भागवत जी ने जिनके ऊपर जो बात कही है, वह उन्होंने कहा है कि इतिहास एक शिक्षा का माध्यम होता है। इतिहास में जो कमियां रही या भूल हुई, उससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने ये जो पार्टीशन की त्रासदी को याद रखने की बात कही है, उन्होंने कहा है कि हमें जो विभाजन हुआ और वह धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, उसको हम सबको भुलाना नहीं चाहिए और अपीजमेंट के चक्कर में उन तथ्यों को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सही बोला। भारतीय जनता पार्टी यही तो कर रही है, होगी। भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? यही तो कर रही है। समाज के अंदर में जाति धर्म में बांटने की कोशिश करती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की अब ये चाल नहीं चलेगी हिंदुस्तान के अंदर में। हिंदुस्तान एक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, यहाँ जाति धर्म की राजनीति को हम बढ़ावा देंगे, नफरत की आग को हम यहाँ पे सुलगाएंगे और सत्ता पालेंगे, यह भारतीय जनता पार्टी की सोच गलत है। और भारतीय जनता पार्टी को इससे बाज आना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की बात करते नहीं है, वो सत्ता की बात करते हैं। हिंदुस्तान की बात कर रहे होते तो 700 किसानों की जो मौतें हुई हैं, वो यादव मुसलमान राजभर की बात जो पार्टी करती है, वो पार्टी आज हिंदुस्तान की बात करने की बात कर रही है। अनुराग भदौरिया, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, लेकिन जरा गोपाल कृष्ण अग्रवाल अपनी बात पूरी कर लें। वो आपके बीच में नहीं बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले, उनकी बात सुन लीजिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, अच्छा लग रहा है सुनकर, अच्छा लग रहा है। कहनी और कथनी में अगर समानता हो तो अच्छा लगेगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल अपनी बात पूरी रखिए। अरे देखिए, यही बात है ना अनुराग भदौरिया, ये यहाँ पर बोलने के साथ साथ सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। जरा सुनने की भी क्षमता रखिए, सुनने की भी क्षमता रखिए अनुराग भदौरिया, सुनने की भी क्षमता रखिए। वो आपकी बात सुन रहे हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। आप बताइए, मैं अपनी कह के रहूंगा, तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगा।
ये तो हिंदू राष्ट्र की पद्धति नहीं है। जो हिंदू है वो तो सबको सुनते हैं, सबके लिए जगह देते हैं। ये वही मैं कह रहा हूं कि इंक्लूजन इज अ टू वे स्ट्रीट। ये दो तरफा रास्ता है, वन वे नहीं है। आप जरा रुक जाइए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल अपनी बात करिए। संगीत रागी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सलमान निजामी भी जुड़ रहे हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जो कहा था कि इतिहास से हमें सीख के अपीसमेंट वाला जो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो अनुराग बीच में ना बोले, अनुराग बीच में ना बोले। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं याद दिला रहा हूँ। हाँ, हमारा जो पार्टीशन हुआ है, विभाजन हुआ है भारत का, वो धर्म के कारण हुआ है। धर्म पे आधारित विभाजन हुआ है और उसका कारण ये था कि हमने उस वक्त तथ्यों को सही ढंग से ना रख के अपीजमेंट की चीजें की, अपीजमेंट के रास्ते अपनाए। मैं कल उस पूरे भाषण में था और मैंने सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कई चीजें, जैसे झंडे की बात है, झंडे का जो भारत का ध्वज है उसके रंग की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बात है, उसमें और कई चीजें थी जो हमने धर्म के आधार पर अपीजमेंट के कारण उन चीजों को कॉम्प्रोमाइज किया। झंडे का बदलने के चक्कर में क्या राष्ट्र की बात है, कॉम्प्रोमाइज किया। तो वो कॉम्प्रोमाइज तो आज भी कर रहे हैं। आज 13 साल हो गए हैं। 26/11 को वो आदत आई, उसी देश से आए थे जो हमारे देश से बट करके निकला। 35% भारत खंडित हो गया, लेकिन आज भी वो भारत को काटने पे लगे हुए हैं। तो ये बात फिर मोहन भागवत ने कही कि वहां पर ये इसलिए इस बात की नरमाई हुई, धर्म के राज पर, धर्म के नाम पर ये देश इसलिए बटा ताकि लोगों का खून ना बहे, लेकिन खून तो अब भी बह रहा है। क्यों बह रहा है? ये बात क्यों हो रही है कि धर्म ऊपर देश नीचे? देश अगर सर्वोपरि है तो धर्म की बात क्या आती है? उनका कहना है कि अगर आप मानते हैं कि आपके पूर्वज इस धरती से हैं तो पूजा की पद्धति चाहे जो भी हो उस पर आप पक्के रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। सलमान निजामी क्या कहेंगे? संगीत रागी भी जुड़ रहे हैं। सलमान निजामी, देखिए, मैं शुरुआत करूंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मुझे हैरानगी की बात होती है कि आज मोहन भागवत जी ये बात कह रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। लेकिन मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं, आप ही के तो कार्यकर्ता जो है नीचे लड़ते हैं। कोई ये कहता है कि अगर आप जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो आपका कत्ल किया जाएगा, लिंचिंग में मारे जाएंगे। हम जी जो है, जो यहाँ का नहीं है, मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए। ये कोई और नहीं कह रहा, ये तो इनके ही कार्यकर्ता कहते हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने देखा पार्टीशन में क्या हुआ। अगर हमारा देश आज यूनाइट होता, आज पाकिस्तान की जुर्रत नहीं होती वो आतंकवादी हमले करता कश्मीर में। आज चाइना की जुर्रत नहीं होती कि वो अंदर घुसता और अभी भी पीछे हटने का नाम नहीं लेता। सलमान निजामी, जिसका हवाला आपने दिया अल्लामा इकबाल, उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा 1912 में लिखा, लेकिन उसके बाद पार्टीशन और टू नेशन थियरी की नींव उन्होंने ही मिलकर रखी। उन्होंने ही उसकी बारे में उसकी वकालत भी की। उसी इकबाल की बात कर रहे हैं, उसी इकबाल की बात कर रहे हैं आप, जिसने खुद कहा कि मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए, जिसने जाकर अंग्रेजों से जिन्ना के साथ मिलकर यह कहा। शौकत अली भी उसमें शामिल है। इन सब लोगों ने, मुस्लिम लीग ने कहा। ये मुस्लिम लीग आया कहां से? इस मुस्लिम लीग ने अलग भारत का अलग देश की बात क्यों की? और दूसरी बात, अगर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना तो मेरा मजहब तेरे मजहब से बड़ा, ये कौन सा मजहब कहता है? अगर देश पहला है, वतन हिंदुस्तान हमारा है, तो पाकिस्तान आया कहां से? हिंदुस्तान तो हमेशा हुआ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए हुआ क्योंकि धर्म के नाम पर देश बटा। सलमान निजामी, इस इतिहास को भुलाना नहीं, यही कह रहे हैं मोहन भागवत। मेरे भाई सुनिए, अब मोहन भागवत जी ये बात कह रहे हैं तो मैंने नहीं तो कही। अब मोहन भागवत जी को बोलिए, ये आरएसएस ही थी जो उनके साथ खड़ी थी, जो क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध कर रही थी, जो मुस्लिम लीग के साथ अलायंस में थी। मैं तो नहीं थे, मेरे पूरक तो नहीं थे, गांधी जी तो नहीं थे, नेहरू जी तो नहीं थे। ये तो इनकी मुस्लिम लीग के साथ अलायंस में कांग्रेस पार्टी थी। अपने देश का डोमिनियन स्टेटस की बात कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी करते हैं। अगर आप उस 1946 के डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो उसमें भी डोमिनियन स्टेटस की बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सावरकर, हिंदू महासभा ने कहा कि आजाद भारत चाहिए और अखंडित भारत चाहिए। यहाँ पर विचार में मतभेद था, ये भी इतिहास कहता है।
तुर्की में खिलाफत मूवमेंट हो रही है, उसका मुस्लिम लीग भारत में क्यों समर्थन कर रहा था? 1920 और 1930 के बीच में 645 से ज्यादा दंगे हुए पूरे भारत में। एक साल में कम से कम 200 से ज्यादा दंगे हुए भारत में 1924 और 1926 के बीच में। मैं आपसे पूछता हूं, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर अगर ये देश बटा, धर्म के नाम पर हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, तो फिर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये किसको याद रखना चाहिए? संगीत रागी, लेकिन एक बात मोहन भागवत कहते हैं, मैं फिर वापस लौटता हूं आपके पास सलमान निजामी, मैं एक एक करके लौटता हूं वापस। लेकिन संगीत रागी, जो विभाजित भारत हुआ है उसे अखंडित करना है, खंडित भारत को अखंडित करना है, ये कैसे करेंगे? देखिए, दो तीन बातें मैं तो आपके हिम्मत और जज्बे की दाद देता हूं कि आपने इस बात को दोहराया कि सावरकर भारत का विभाजन नहीं चाहते थे। कि मैं फिर कह रहा हूं, सावरकर ने अखंड भारत की कल्पना की थी, भारत विभाजन की कल्पना नहीं की थी। ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। दूसरी बात, ये सवाल तो गांधी जी ने बहुत बार जिन्ना से उठाया था, लेकिन जिन्ना ने कहा हम अलग राष्ट्र हैं, हमारे संबोधन अलग हैं, हमारे प्रतीक अलग हैं, हमारी संस्कृति अलग है, हमारे मानबिंदु अलग हैं और हम हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते। और इस देश के मुसलमानों ने जिन्ना का साथ देना ज्यादा जरूरी समझा। इस देश के गांधी के साथ उन्होंने नहीं खड़े हुए। यही कारण है कि भारत का विभाजन हुआ। लेकिन एक बात मत भूलिए कि ये इस्लाम के अंदर, इस्लाम मुसलमान और गैर मुस्लिम दो हिस्सों में पूरी दुनिया को बांटता है। जो हिस्सा मुस्लिम शासन के अंदर है वो तो दारुल इस्लाम है, और जो दारुल हरब है वो ऐसा शासन है जहां पर मुसलमान नहीं है। उसको दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी लेकिन संगीत रागी भारत नहीं, हर मुसलमान, भारत के हर इस्लाम को मानने वाले हर भारतीय को अगर आप एक ही रंग से रंग देंगे कि वो सिर्फ दारुल इस्लाम का इंतजार कर रहा है क्योंकि दारुल हर्ब में है, तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि कारगिल की चोटी पर परचम लहराने वाला एक भारतीय था और मजहब से, पूजा की पद्धति से मुसलमान था। तो ये बात कि आप पूरी भारत में इस्लाम को मानने वाले हर किसी को एक ही चोगे से, एक ही रंग से जो आप उनको रंग देंगे, ये बात भी गलत है। हाँ, ये बात अगर आप कहें कि हर कोई अपनी पहचान जो भारतीय बताता है उसका स्वागत है, लेकिन अगर वो अपने आप को इंडियन मुस्लिम कहता है तो फिर वहां तकलीफ है कि अपने देश के साथ अपने धर्म को जोड़ने का काम जो करते हैं उनकी सोच पर आप सवाल उठा सकते हैं। तो बोलेंगे, पर ये संगीत रागी आपका कहना कि भारत में जो भी इस्लाम को मानता है उसको एक ही रंग से रंग देना, ये ठीक नहीं है। इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है आजादी में। इन्होंने मर्सी पिटीशन लिखा, क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया। हरसिंगन, मैं अपनी बात कह सकता हूं। देखिए क्विट जी, संगीत रागी आप जवाब दीजिए। देखिए मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। इस देश का सारे मुसलमान पाकिस्तान विभाजन भी नहीं चाहते थे। इस देश का सारा मुसलमान आतंकवादी भी नहीं है, दुनिया का सारा मुसलमान आतंकवादी भी नहीं है। लेकिन जो इस्लाम को पढ़ेगा और यदि उसकी आयतों के अनुसार करेगा तो एक मुसलमान सेकुलर हो सकता है, लेकिन एक इस्लामिस्ट सेकुलर नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान की आयतें ऐसी हैं जो दूसरे धर्मों बिल्कुल गलत। एक आयत बताइए, और बिल्कुल गलत बोल रही है। वो चीज है, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। देखिए मैं फिर एक ही बात कहूंगा कि जिस भारत में मोहम्मद अली जिन्ना थे जिन्होंने भारत का विभाजन चाहा और मुस्लिम लीग की कल्पना की, उसी भारत में कांग्रेस पार्टी में मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे जिन्होंने कहा यह भारत खंडित नहीं होना चाहिए। इसी भारत में खान अब्दुल गफार खान भी थे जो अफगानिस्तान, काबुल, पेशावर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में थे और उनकी तरफ से अखंड भारत की ही बात हुई थी। उन्होंने भी पार्टीशन की खिलाफत की थी। तो ये बहुत सेकुलर नहीं ये बात है। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहता हूं कि कुछ लोग हैं
जिन्होंने कस्टोडियनशिप ले रखी है और जो इस आजकल इसी तरह की बात करते हैं, जहां समाज को अलग करने की बात करते हैं। आरोप बीजेपी आरएसएस पर भी है कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं, जैसा आप आरोप लगाते हैं कि कस्टोडियंस इस्लाम के जो लेकर बैठे हैं कुछ आजकल, वो भी अलग अलग होने की ही बात करते हैं, सिर्फ एक पूजा पद्धति को मानने वालों की ही वो मुखालिफत करते हैं या फिर उनकी वकालत करते हैं। तो ये प्रॉब्लम दोनों तरफ है। मोहन भागवत ने, मैं फिर अनुराग भदौरिया और गोपाल कृष्ण अग्रवाल की तरफ जाऊंगा, लेकिन एक और बात उन्होंने कही थी मोहन भागवत ने, उन्होंने कहा कि जो अब और विभाजन की बात करते हैं उसके टुकड़े टुकड़े होंगे, क्योंकि अब 1947 नहीं बल्कि 2021 है और अब विभाजन संभव नहीं है। ये आकांक्षा रखना कि हंस के लिया पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान, तो आपको क्या लगता है पता नहीं, मैं सारे देश में घूमता हूं, मैं आपको बताता हूं, ये 2021 है, 1947 नहीं। भारत का विभाजन एक बार संभव हुआ, एक बहुत बड़ी ठोकर हमारे समाज ने खाई, लहू लुहान हो गया, पीड़ा से कुलबुला उठा, लेकिन वो अब इस बात को भूलेगा नहीं और इसलिए भारत का और विभाजन संभव नहीं। कोई करने के लिए प्रयास करेगा तो उसके टुकड़े होंगे। अब ये भारत तेरे टुकड़े होंगे जो गैंग है ब्रेक इंडिया फोर्सेस, उनके तरफ कहा है कि ये जो नारेबाजी है यहां करोगे तो तुम खंडित हो जाओगे, और जो बाहर बैठ के ये काम कर रहे हैं अनुराग भदौरिया, उनको भी कहा है कि हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम खंडित हो जाओगे। आप मुझे बोलने के लिए बुलाते हो, सबसे ज्यादा आप ही बोलते हो, तो फिर फायदा क्या है बोलने का। अब मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा सुन लीजिएगा। ये साफ कह रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में विभाजन करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में नफरत की आग लगा के समाज के अंदर में जाति धर्म की राजनीति करती है। इसमें बुराई क्या है, सब जानते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी तो समाज को विभाजित करना चाहती है। लेकिन आज का हिंदुस्तान 2021 का हिंदुस्तान है, ये भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आएगा और हिंदुस्तान को चोट नहीं पहुंचने देगा। ये बीजेपी हिंदुस्तान को चोट पहुंचाना चाहती है, हिंदुस्तान के किसानों को चोट पहुंचा रही है, हिंदुस्तान के युवकों को चोट पहुंचा रही है, हिंदुस्तान की महिलाओं का चिरण हो रहा है। ऐसा हिंदुस्तान की कल्पना हमने की थी क्या कि जिस हिंदुस्तान के अंदर दिन दहाड़े महिला का चिरण होगा, जिस हिंदुस्तान में दलित बच्ची का अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के उसके बिना मां बाप के परमिशन का कर दिया जाएगा, जिस हिंदुस्तान में किसान जो अन्नदाता है उसको रौंद के मार दिया जाएगा और मारने वाले के पिताश्री को देश का विराम दीजिए, क्योंकि अब बीजेपी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। एक नेता है जिन्होंने कहा था लड़के हैं बलात्कार तो करेंगे ही, वो बीजेपी से ही थे शायद, लड़के हैं बलात्कार तो करेंगे, ये कहने वाले शायद बीजेपी से थे, हाल ही के कुछ दिनों पहले उनका जन्मदिन भी था, उनकी उम्र लंबी हो लेकिन वो बीजेपी से थे शायद। देखिए जब आप किसी और पर कीचड़ उछालेंगे तो कई बार अपने दामन पे भी छींट लगती है और खुद को भी देख लेना चाहिए। पर गोपाल कृष्ण अग्रवाल बताइए, आरोप यह है कि बीजेपी भी वो सब नहीं कर रही जो सरसंघ चालक करने की बात कर रहे हैं, आप भी उसी राह पर चल रहे हैं जो बांट की राजनीति है। जिस तरह से वो रेफरेंस ले रहे हैं मोहन जी भागवत का, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है जो आप भी बता रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, आजादी आजादी जो बात कर रहे हैं वो बदल गया है। धारा 370 हटा चुके हैं, राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, 3 तलाक यहाँ पे भारत में गैर कानूनी बना दिया गया है। तो जो त्रासदी थी पार्टीशन की वह ये थी कि हमने बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करते हुए, जो अपीजमेंट वाली राजनीति थी धर्म की, एक वर्ग के ऊपर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को किया, इस बात से कि हम चाह रहे थे कि शायद अपीज करके हम शांति को ले लेंगे। लेकिन पार्टीशन हुआ, शांति नहीं हुई, खून खराबा हुआ। तो अगर अपीजमेंट की राजनीति नहीं है, मेरे पास समय खत्म हो गया है गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, अगर अपीजमेंट की राजनीति नहीं है तो हिंदू हित की बात कहां हुई है? हिंदुस्तान में यहाँ आज हिंदू अपोलोजेटिक है, हिंदुस्तान में आज हिंदू ये देख रहा है कि काशी विश्वनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है वो एक मस्जिद के नीचे है। हिंदुस्तान में हिंदू आज देख रहा है कि आए दिन वहां मंदिरों के साथ तोड़ दिया जाता है। तो हिंदू हित की बात हिंदुस्तान में हिंदू देख रहा है कि उसके मंदिर ही सरकार के कब्जे में है। हिंदुस्तान का हिंदू देख रहा है कि चार धाम के जितने मंदिर हैं उसको तो सरकार ने कब्जे में कर लिया है। तमिलनाडु में सारे मंदिरों को सरकार ने कब्जे में कर रखा है, महाराष्ट्र में सारे मंदिरों को सरकार ने कब्जा
कब्जा कर रखा है। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और केरल में भी सारे मंदिरों को सिर्फ सरकार ने कब्जे में कर रखा है। अगर हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में अपीजमेंट नहीं है तो हिंदू के मंदिरों को ही सरकार ने कब्जा क्यों कर रखा है? इस सवाल का भी जवाब बीजेपी को देना होगा। अगर आप कह रहे हैं कि मोहन भागवत की बात सच है कि किसी के साथ भी अपीजमेंट नहीं होगा। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संविधान दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने निशाने पर उन पार्टियों को लिया जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चला रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि परिवारवाद स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि जिन पार्टियों में लोकतंत्र ही ना हो वो लोकतंत्र की क्या रक्षा करें। हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए। जी नहीं, योग्यता के आधार पर, जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। अनुराग भदौरिया, सलमान निजामी हमारे साथ बने हुए हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। सलमान निजामी, क्या कहेंगे संविधान दिवस पर भी इस तरह से बहिष्कार की अगर बीजेपी की लीडरशिप है तो कांग्रेस और एनसीपी और विपक्षी पार्टियां नहीं पहुंचेंगी, लेकिन परिवारवाद लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है, कहते हैं प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री जी के पास कुछ दिखाने को नहीं है। उन पे सवाल करिए कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों बढ़ी। किसान जो है आज भी सड़क पे है, अभी भी उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। और जो देश में इस वक्त हमारी इकोनॉमी है उसकी हालत क्या है, हमारे टमाटर की रेट कहां पहुंची है, उस पर बात नहीं करेंगे। हमारे देश में चाइना अभी भी गलवान और अरुणाचल प्रदेश में घुसा है, वो कब वापस जाएगा, उस पर बात नहीं करेंगे। कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कब वो खत्म होंगे, उस पर बात नहीं हो रही है। तो परिवार की बात क्या है, आप बताइए ना। कांग्रेस में जो परिवार वाले थे, ज्योतिराव सिंधिया थे, जितिन प्रसाद थे, वो तो आपके पास ही चले गए। और मेरे पास एक पूरी लिस्ट है जो मैं गिनवा सकता हूँ कि भाजपा के कितने लोग जो हैं, वो बाप जो है भाजपा का बड़ा लीडर था, तो आज बेटा अंदर आ चुका है। तो मोदी जी के पास कुछ है नहीं बोलने के लिए देश की जनता को। बार बार परिवार परिवार, अरे आदि भाजपा जो है परिवार से है। अमित शाह जी का बेटा जय शाह, उसका कंट्रीब्यूशन है, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बन गया। आपने परिवार परिवार करके देश की जनता को जो है वो गुमराह किया है। लेकिन प्रधानमंत्री को चाहिए देश की जनता को जवाब दे कि आप फेल क्यों हुए सरकारें चलाने। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जवाब दें। प्रधानमंत्री ने मैसेज बिल्कुल स्पष्ट दिया है कि प्रजातंत्र को जो अपने पार्टी में नहीं लागू कर सकते, वह देश में क्या लागू करेंगे। और इमरजेंसी 1975 का हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट एग्जाम्पल है कि जिस पार्टी ने, कांग्रेस ने, जो आज डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र की बात करने का प्रयास करते हैं, उन्होंने पूरी तरह से प्रजातंत्र का गला दबाया था। और आज भी आप देखिए, संवैधानिक तरीके से जो
सरकार जीती हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी से अपने व्यक्तिगत जिस तरह से उनका व्यवहार है, संविधान जो पार्लियामेंट है, संसद के प्रति जिस तरह का उनका व्यवहार है, वह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट को राहुल गांधी के ऊपर क्या कहना पड़ा? उस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके वो गलत अपनी बातों को उनके नाम से इस्तेमाल करके लोगों तक भ्रम फैलाना चाहते थे। इलेक्शन कमीशन पे उनको ऑब्जेक्शन है, संसद का तो पूरी तरह से बायकॉट ही करते हैं। और लेकिन ऑब्जेक्शन रेस करने का हक भी यह संविधान ही देता है। अगर विपक्षी पार्टी किसी फंक्शन में नहीं जाना चाहती, उसको बॉयकॉट करना चाहती है, उसकी सुविधा, उसकी आज़ादी भी ये संविधान ही देता है। ये भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से विपक्षी पार्टियां अपना विरोध दर्ज कर सकती हैं। पर अनुराग भदौरिया, प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, किसी परिवार से ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति जाए, अलग अलग लोग जाएं। अगर अपनी योग्यता के बल पर चुनकर आए हैं तो जरूर जाएं, लेकिन एक ही परिवार सब कुछ कंट्रोल करे और वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी, ये लोकतांत्रिक नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी समझदार व्यक्ति हैं और वो जिस परिवारवाद की बात ना करके उनको बात करना चाहिए कि हिंदुस्तान में मैं परिवारवाद की बहुत बात कर सकता हूं। अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, आपने क्यों कैबिनेट में लिया? किसी और व्यक्ति को कैबिनेट में ले लेते आप। वहां हिमाचल से बहुत लोग आए थे, हिंदुस्तान से बहुत एमपी जीत के आए थे। भाई, जिसके पिताजी चीफ मिनिस्टर होंगे उसी का बेटा कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, ये क्यों आपने बनाया? कर्नाटका में चीफ मिनिस्टर का बेटे को चीफ मिनिस्टर आपने बना दिया, क्यों बना दिया भैया? हरियाणा में चौटाला फैमिली को फिर देखिए, प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं उन्हें खुद पता नहीं चलता, बोलते बोलते बोल जाते हैं। वो देश के लोकतंत्र का भी अपमान कर रहे हैं, संविधान में खड़े होकर संविधान का अपमान कर रहे हैं। लोकतंत्र में वही व्यक्ति जीत के आएगा जिसको जनता चुनेगी। जनता तो परिवार नहीं होती। तो हम तो, जो हिंदुस्तान सनातन धर्म से चलता है ना, वासुदेवः कुटुंबकम का नारा देता है। हम तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, आप माने ना माने। ये हिंदुस्तान, आप लोकतंत्र का भी अपमान कर रहे हैं, प्रभु राम का भी अपमान कर रहे हैं। प्रभु राम ने क्या कहा था? रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघु उनके एक्चुअली उनके परदादा का नाम था। वो कहते हैं हम परदादा, उन्होंने भी अपने परिवार के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। क्या उन्होंने नहीं लड़ी? क्या प्रभु कृष्ण ने नहीं लड़ी? आप प्रभु राम का अपमान कर रहे हैं, आप यहाँ लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। आप यहाँ परिवार होने वाला कुल की रीत यह है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रघुकुल की रीत है। वो रघुवंशी थे, इसीलिए उनकी वो रीति थी, उस कुल की रीति थी। अनुराग भदौरिया, देखिए, एक आर्ग्यूमेंट को घुमाकर, बहुत अच्छे वक्ता हैं आप, आर्ग्यूमेंट को घुमाकर पेश करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। मेरे पास समय समाप्त हुआ है, लेकिन बात यह है कि जिस पार्टी में आज तक पिछले 11 साल में उनकी वर्किंग कमेटी भी चुनकर नहीं आई है, इलेक्शन होकर नहीं आई है, जिस पार्टी में आज तक पिछले 11-12 सालों, एक्चुअली 2 दशक हो गए हैं कि वहां पर कभी भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हुआ है, जिस पार्टी ने संविधान को ही घेरे में ले लिया और एक संविधान के अंदर 104 से ज्यादा संशोधन कर दिए, और जबरन इमरजेंसी के टाइम जब डेमोक्रेसी नहीं थी तब उस पर शब्द प्रियम्बल में घुसा दिए, उस पार्टी को वो कह रहे हैं कि क्या आप लोकतंत्र की बात कर सकते हैं? और जिस पार्टी में आज तक किसी एक परिवार के अलावा और कोई पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना, नेता नहीं बना, उस पार्टी को क्या आप लोकतंत्र का हितैषी मान सकते हैं? ये पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री। अखाड़ा में समय हो चला है आप सबसे विदा लेने का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप अखाड़ा में हमारे साथ जुड़े। आपसे विदा लेते हैं, लेकिन खबरें जारी रहेंगी न्यूज़ 18 इंडिया पर। बने रहिए। जसप्रीत तैयार है।